ठीक है, तो कल तक हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, आज कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड की ही फिजिकल प्रॉपर्टी की ना। तो लिख लो फटाफट से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो तुमको इसकी लिखनी है वो ये लिखनी है कि लिख लो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। भाई सही कर लेना, मेरा स्पेलिंग बहुत गजब का हो गया है ना आजकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये ब्रैकेट में पहले इसी के आगे देख लो, ये क्रिस्टल फॉर्म में क्यों रहते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। इसके एक्सेप्शन लिख लो, एक्सेप्ट सुपर ऑक्साइड KO2 RbO2 CSO2, ये सुपर ऑक्साइड होते हैं। लिख लो ये भी, इन्हीं को इन्हीं के बारे में बस जानो, यही तीन होते हैं, इनको सुपर ऑक्साइड बोला जाता है। ये इसके एक्सेप्शन है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि डायमैग्नेटिक और कलरलेस होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होते हैं, तो यही लिख लें। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का देखो मतलब क्या है, एक अगर सिंपल वे में तुमको बताया जाए ना, तो जैसे एक तो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर मैं बताऊँ, ठीक है, तो वो एक तुम फिजिक्स में भी वो चीज़ पढ़ोगे, ये वाला चीज़ तुम्हारे फिजिक्स में भी आएगा अभी। और अगर केमिस्ट्री के आधार पे बताऊं तो एक सिंपल सी चीज़ इसमें जब ये सेकेंड वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें भी ये आता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो एटम्स में क्या होता है कि तुम सब में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे। जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे ऑर्बिटल्स में, तो अगर सारे के सारे ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने? दो इलेक्ट्रॉन। एक भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर सारे के सारे में दो इलेक्ट्रॉन आ गए या तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बाकी इसके अलावा दूसरी एक इसको डिफाइन करने की कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर। ठीक है ना, तो अभी इतना जान लो, फिर इसको बता देंगे जब वो दूसरा वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ पे लिखवा देंगे। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक और कलरलेस होते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। लेकिन सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें, किसकी? सुपर ऑक्साइड की। सुपर ऑक्साइड कहने का मतलब क्या है हमारा? सुपर ऑक्साइड कहने का मतलब है ये तीनों ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, KO2 RbO2 और CSO2। ठीक है, यानी पोटेशियम का ऑक्साइड है, रुबिडियम और सीजियम का। ठीक है ना, तो इनके अगर ऑक्साइड की हम लोग बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये पैरामैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे, मैग्नेटिक होंगे और कलर्ड होंगे। ठीक है ना, इसको याद रखना, ये कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है ना, इसलिए इसको ज़रूर याद रखना और मार्क कर लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड के कंडक्टिविटी की। ठीक है, कंडक्टिविटी की, तो सब हेडिंग डाल लो कंडक्टिविटी। और हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी की। है इतना सुंदर राइटिंग में केमिस्ट्री कौन लिख दिया? अरे वाह, क्या बात। अब मिटा दे नहीं, यूट्यूब वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कैसे लड़के वर्ल्ड वाइड बेइज्जती। चलो उनको क्या पता आयुष कौन है, चेहरा थोड़ी तुम्हारा दिखाई दे रहा है। एक आध दिन परिचय कराएंगे तुम लोगों का, ये हैं आयुष जी। ठीक है, तो देखो लिखो कंडक्टिविटी में, लिखो आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म। बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म। Bad conductor in solid form, but they are good conductor
इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट, एक्वस और मोल्टेन स्टेट। कंडक्टर किस चीज़ का? बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को समझो। कंडक्टर अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी अधिकतर समझा करो, ठीक है। गुड कंडक्टर किस चीज़ का? कंडक्टर, बस का कंडक्टर। बस आएगी तो बोलेगा बढ़ाइए बढ़ाइए, ठीक है। सॉलिड में वो बैड कंडक्टर होंगे, लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्वस की या मोल्टेन, मोल्टेन स्टेट समझते हो कि नहीं? क्या समझते हो? ओहो, तो इसमें ये लोग गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर की स्पेलिंग हमको इसके आगे आ ही नहीं रही है, ओ आर लगाएं कि ई आर लगाएं कि ए आर लगाएं। इंग्लिश इज़ द फनी लैंग्वेज, ठीक है। तो याद रखना ये लोग कैसे होते हैं? गुड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ऐसे कर देते हैं ना, ऊपर वाला नीचे दोहरा दिया जाएगा। हाँ, एक को लड़का था ना, बैचमेट था हम लोगों का, वही बोलता था, उसकी भी अंग्रेजी बहुत घटिया, लेकिन हमेशा उसका इंग्लिश इज़ ए वेरी फनी लैंग्वेज, यू कैन आई कैन। यही इसका था। तो देखो मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ, सॉलिड का मतलब जानते ही हो। एक्वस का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी बोल दिया जाए एक्वस फॉर्म, एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस और मोल्टेन में क्या फ़र्क है, सिर्फ इतना बता दो। एक्वस और मोल्टेन में क्या फ़र्क है? जो बता दिया 2 रुपया। देखो 2 रुपया के पा करके चुप नहीं रह सकते हैं ऐसे लोग। क्या गैस? क्या नहीं बताओ। बताओ बताओ क्या बता रहे हो? देखो एक्वस और मोल्टेन में क्या फ़र्क होता है। एक्वस का मतलब होता है ना, एक्वा जो वर्ड होता है वो पानी के लिए यूज़ किया जाता है। सुने होगे एक्वामैन, पिक्चर भी है एक्वा। तो एक्वा वर्ड यूज़ किया जाता है पानी के लिए। एक्वा बॉटल भी आती है, एक्वाफिना, जैसे बिस्लेरी आती है वैसे एक्वाफिना आता है। तो एक्वा वर्ड किसके लिए है? पानी के लिए। रन पिक्चर देखे हो? रन पिक्चर वो मुर्गा वाला, कौआ बिरयानी वाला, हाँ वो वही वाला। तो उसमें वो नहीं जब जाता है कौआ बिरयानी खाने तो क्या एक मिला से पूछता है, भैया बिस्लेरी है? वो बोलता है नहीं। कहता है एक्वाफिना? बोलता है सब क्या मांग रहे हैं? तो कहता है अरे पानी मांग रहे हैं यार। तो वही वाला, तो एक्वाफिना बोलता है। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब यही है कि ऐसा, मतलब एक्वस फॉर्म ये बोला जाए या एक्वस सोल्यूशन बोला जाए तो उसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम लोग पानी में मिला करके उसका सोल्यूशन तैयार कर दिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को पानी में मिला करके। और मोल्टेन का मतलब है कि उसमें कोई चीज़ मिलाई नहीं गई है, ठीक, सिर्फ वही है बस पिघल गया है, सिर्फ वही है बस पिघल गया है, ठीक। तो मोल्टेन, अगर हम लोगों को बोला गया मोल्टेन NaCl तो हम लोग क्या समझेंगे? उसमें सिर्फ NaCl होगा। क्या होगा? सिर्फ NaCl होगा, पिघल गया होगा, ठीक ना। लेकिन अगर हमको बोला गया एक्वस NaCl, क्या बोला गया? एक्वस NaCl, तो हम लोग क्या समझेंगे कि NaCl को लेकर के पानी मिला दिया गया है, ठीक। अब तुम चाहो तो उसको नींबू डाल के पी लो, चाहे मन करे तो उसमें एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। तो एक्वस और मोल्टेन में यही फ़र्क होता है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखने से पहले ये ऑर्डर लिख लो इनके कंडक्टिविटी का। जैसे तुमने मान लो लिख तो लिया कि सॉलिड में ये लोग बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना, और एक्वस और मोल्टेन में गुड कंडक्टर होते हैं। कभी तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए, कभी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। मान लो NaCl लिखा हुआ है एक्वस, क्या लिखा हुआ है? NaCl एक्वस, और एक तरफ लिखा हुआ है NaCl मोल्टेन, क्या लिखा हुआ है? NaCl मोल्टेन, ठीक। अब इस कंडीशन में तुम क्या बताओगे किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक। तुमको तो दोनों पता है कि इन दोनों गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन अब देखना है कि हरा के गुड कंडक्टर कौन है, कि एकदम इलेक्ट्रिसिटी आए नहीं कि धक्के से एकदम फ्लो करा दिया, ठीक। तो एक्वस कौन होगा? एक्वस। याद रखना सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? एक्वस की, ठीक। तो यहीं पे एक नीचे ऑर्डर लिख लो कि एक्वस वाले जो होंगे, एक्वस वाले जो होंगे वो सबसे ज़्यादा, फिर मोल्टेन वाले, और लास्ट में सॉलिड वाले, ठीक। लास्ट में सॉलिड वाले, सॉलिड वाले बहुत दिख रहे हो ना एकदम लास्ट में, लेट लतीफ़ लोग। अगला सब हेडिंग डाल लो मेल्टिंग पॉइंट। लिखो दे हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत तगड़ा मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब कुल अलग अलग है तो सबका इसी में कैसे लिखवा दें? NaCl का कुछ और होगा, किसी और का देखेंगे कुछ और होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन कोवेलेंट कंपाउंड, देन
कोवेलेंट कंपाउंड। तो याद रखना कोवेलेंट वाले जो होते हैं ना, कोवेलेंट वालों से ज़्यादा इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। तो याद रखना है हम लोगों को कि अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो कोवेलेंट वालों से ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल वर्ड इसके पहले सुने होगे शायद ना, लेकिन मतलब जानते हो इसका? कठोर। और हार्ड का मतलब तब? जिसमें सोरासिटी भी हो। अच्छा, सो एक सवाल आया, गजब का गुड क्वेश्चन हो गया, हमको लगा था आता होगा तुम लोगों को। सर वही ना सोरासिटी जिसमें मतलब अभी बताते हैं। अच्छा देखो, ब्रिटल हमने बोला, ब्रिटल का एक आंसर आया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सोनोरोसिटी भी हो, यही ना? सोरासिटी तो जिसमें सवाल है। हाँ, अरे वाह क्या बात, टन टन भी आया आवाज़, टन टन। ठीक है, और क्या आंसर आया? जो टूट जाए, मारने पे जो टूट जाए, टूट जाए, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, मारने पे टूट जाए, वो मेरा स्टाइल है। नहीं, ब्रिटल की स्पेलिंग मत बताओ, सही कर लो अपने से, ठीक है। तो देखो, ये वाला जितने लोग बताए हो उनका सही है। सोनोरोसिटी तुमको कहाँ से तुम पढ़ के आते हो नया साइंस? सोनोरोसिटी देखो, सोनोरोसिटी जो होता है ना वो मेटल की प्रॉपर्टी है। किसकी? मेटल की। मेटल्स के पास सोनोरोसिटी होती है, यानी कि उसको मारोगे तो टन टन आवाज़ आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर ये मान लो ये है, ठीक, ये है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, मार दिए, ठीक है, तुमको तो सुनाई दिया, उस कमरे वालों को सुनाई भी नहीं देगा। लेकिन यही थरिया ले लो, खो चम्मच मारो टन से, यहाँ का हुआ बहरवा तक सुनाई देगा, ठीक। तो यही होता है। हम लोग इसे मेस में जब खाना खाने के लिए जाते थे अपने यहाँ, ठीक है, तो जैसे जब लाइन लगा के खड़े रहते थे वहाँ हम लोग को ऐसे ही खाना मिलता था, लाइन लगा के खड़े रहो, नंबर आएगा तो मिलेगा। ऐसे नहीं, पिक्चरों में देखोगे कैदियों को, तो हम लोग भी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कत थी, हम लोग मज़ा आता था उसमें, खड़े रहते थे, अपना चर्चाएँ होती रहती थी, ठीक है, इधर उधर ताकते रहते थे, हैं। तो ये हम लोगों का क्या सिस्टम था कि एक ही साथ सब लोग खाना खाना है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। एक बड़ा सा मेस था, उसमें सब लोग एक साथ आते थे और सब लोग खाना खाते थे, बड़ा मस्त लगता था वहाँ खाना खाने में। तो अच्छा, अब लाइन लगा खड़े हैं, अब लाइन लगा खड़े हैं तो ऐसा कोई इतने तो शांत बच्चे नहीं है कि लाइन लगा खड़े एकदम गऊ की तरह एकदम खड़े रहेंगे। लाइन आई तब आगे बढ़ेंगे, नंबर आया खाना ले के चले जाएंगे। अगर हम लोग इतने सीधे रहते तो हमारे टीचर बड़े खुश होते, लेकिन हम लोग इतने सीधे नहीं थे। तो हम लोग लाइन में जब खड़े रहते थे तो कभी टन 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 थाली बजाना शुरू कर दिए, कभी वो थाली लेकर के ऐसे उंगली पर नचा रहे हैं ऐसे, ठीक, थाली नचाना सीख गए हैं हम लोग वहाँ जाकर के। वहाँ जैसे वहाँ के जाने के पहले लड़का ये सब टैलेंट लड़के के अंदर नहीं होता था। ये सब टैलेंट लड़का वहाँ जाता था ना, तभी उसके अंदर आता था थाली नचाना ऐसे। अब नचा, जब तक लाइन में खड़े तब तक ऐसे थाली नचा रहे हैं, और ये नचा रहे हैं, एक बार मान लो ध्यान भटकाया, कोनो पीछे से धक्का दे दिया, थाली गिर गई। तो जैसे ही थाली गिरी, अब छाक छू छीं छा ठी 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 ठी, अपनी थाली संभालने के चक्कर में हम जल्दी से नीचे झुके कि ज़्यादा आवाज़ ना हो। अब हम जल्दी से नीचे झुके तो हमारे से आगे वाले को धक्का लगा, उसकी भी थाली गिरी, सब नचाई गए, ऐसे ही गिरते गया। तो ऐसे हम लोगों के साथ होते रहता था। तो वो है सोनोरोसिटी, यानी कि सोनोरोसिटी मेटल में होता है कि अगर वो उसके साथ, जैसे स्कूल का जब घंटी वंटी बनाते हैं तो कभी नहीं देखोगे कि लकड़ी का घंटी या लकड़ी का हथौड़ा, मारते रहो ठक 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 ठक, ठीक। तो इसीलिए सोनोरोसिटी वो है। तो ब्रिटल नेचर का मतलब ये होता है ना कि कोई भी कंपाउंड को हम लोग ब्रिटल कब बोलेंगे? ब्रिटल तब बोलेंगे जैसे अगर उस कंपाउंड पे हल्का सा भी मैकेनिकल इंजरी पड़े तो वो टूट जाए। जैसे कांच, ठीक है, कांच को ऐसे यहाँ से ऊपर से ले जाओ, ऐसे नीचे ऐसे छोड़ दो यहीं से, ठीक है, वो आराम से नीचे जाएगा और बिखर जाएगा, ठीक है, तुमसे कोई शिकायत नहीं करेगा, नीचे जाएगा और बिखर जाएगा। ये हो गया ब्रिटल नेचर। क्या हुआ? ब्रिटल नेचर, यानी उसके ऊपर फर्श की वजह से जो भी हल्का सा भी अगर मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ा तो वो तुरंत टूट गया। वैसे ही नमक, जैसे अब जो नमक आता है वो तो एकदम छोटा सा दानेदार रहता है, लेकिन पहले जो नमक आता था इसीलिए उसको रॉक साल्ट बोलते थे, ठीक है, वो एकदम ऐसे टोर्रा नमक उसको हम लोग गाँव में बोलते हैं, ठीक है, टोर्रा नमक, वैसे चट्टान की तरह रहता था। उस नमक को अगर तुम लो ऐसे छोड़ दो इतने ऊपर से, नीचे जाकर के वो बिखर जाएगा अपना आराम से, ठीक।
उसमें कई पार्ट आते थे, जैसे टोर्रा नमक एक आता था, इतना बड़ा बड़ा रहता था उसका पार्टिकल, ठीक है, एकदम चट्टान जैसा। फिर उसके बाद एक आता है इतना छोटा स्टार रहता है, ठीक, तो उसको पहले सील लोड़ा पे रख के से पीसते हैं, ठीक, हाँ, उसको पीसते हैं, पीस इसके जब निकला तब फिर उसका यूज करेंगे। तो ऐसा नमक हम लोग के गांव से बड़ा फेमस था। हम लोग पहले गर्मी में जब जाते थे तो आम का पेड़ था अपना, तो आम होता था, तो आम छील करके, आम का पतला पतला स्लाइस में एकदम छील छील करके और उसमें नमक मिर्चा वही मिला के बड़ा मज़ा आता था खाने में, ठीक है। तो जैसे उसका नाम सुनते हैं देखो सेलेवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, यहाँ धसाव महसूस होने लगता है, ठीक। तो ये सब होता था। तो ब्रिटल नेचर का क्या मतलब है, जो ऐसे हल्का सा भी मैकेनिकल स्ट्रेस पड़े तो वो टूट जाए, बिखर जाए, उसको बोलते हैं ब्रिटल नेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब ये तो लिखवाना, अगर मान लो ये बोल दिया मैं कि ये हार्ड होते हैं, तो क्या ये हमें ये बताने की भी ज़रूरत है कि ये हार्ड क्यों होते हैं? आराम से बता सकते हो। अगर कोई पूछ दिया कि ये हार्ड क्यों होते हैं, तो बताना कि क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं, ठीक है। नहीं, हार्ड कहने देखो, हार्ड एक ये भी है, हार्ड तुम्हारा कांच को क्या बोलते हैं, बहुत मुलायम है, बहुत सॉफ्ट एकदम, ऐसा नहीं बोलते हैं। रबड़ को देखो हम लोग सॉफ्ट बोल सकते हैं, रबड़ को हम लोग बोलते हैं ना मुलायम है, लेकिन रबड़ क्या ऐसे पटकोगे तो टूट जाएगा? ऐसे रबड़ पटके नहीं कि बिखर गया पूरा एकदम दाना दाना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। लेकिन ब्रिटल एक अलग प्रॉपर्टी है, किसी भी मेटल की या एलिमेंट की अलग प्रॉपर्टी है ब्रिटल, और हार्ड एक अलग प्रॉपर्टी है। दोनों को हमको एक में नहीं लेके चलना है। हमको ये नहीं समझना है कि अगर वो हार्ड है इसका मतलब कि वो टूटेगा ही नहीं। हार्ड चीज़ें बल्कि जल्दी टूट जाती हैं, जो सॉफ्ट होती हैं वो जल्दी नहीं टूटती हैं। अगर पेड़ का एग्जांपल लें तो जो ऐसा मतलब तुम टहनी लो जो पेड़ से गिर गया हो, एकदम सूख गया हो, हार्ड हो गया होगा ना, उसको ऐसे करोगे खटाक से टूट जाएगा। लेकिन वही पेड़ का एकदम नया जो टहनी एकदम उगा है उसको लो और उसको अगर ऐसे करो तो वो एकदम आराम से टूटेगा ही नहीं, वो इसे मुड़ जाएगा। तो अब तुम उसको हार्ड कहोगे, उसको हार्ड नहीं कहोगे, सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट है। तो इसको एकदम हार्ड को और टूटने को, इसको एक में कंबाइन मत करना, ठीक है ना, नहीं कन्फ्यूजन होगा। तो ब्रिटल एक अलग प्रॉपर्टी है और हार्ड एक अलग प्रॉपर्टी है, ठीक। तो अब नेक्स्ट लिखो। हार्ड एक्चुअली तुम्हारे सॉलिडिटी या सॉलिड के रेंज को दिखा रहा है, ठीक है ना, सॉलिडिटी को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑन अप्लाइंग अ मैकेनिकल फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन द सिमिलर आयन आर decreases, so the repulsion is increases. On applying force, अब फोर्स अप्लाई करने पर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर आयन डिक्रीजेज, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा? सो रिपल्सन इंक्रीजेज, रिपल्सन इसलिए, सो दैट्स वाई द आयन ब्रेक इनटू, ion break into particles, ठीक है ना। तो ये इतना याद रखना, ये तुमने लिखा है ना ब्रिटल नेचर, उसका रीजन है ये एक तरीके से। अगर पूछ दिया जाए कि आयनिक कंपाउंड ब्रिटल नेचर क्यों शो करते हैं, ठीक है, तुमसे क्या पूछा जाएगा? आयनिक कंपाउंड ब्रिटल नेचर क्यों शो करते हैं, तो क्या बताओगे क्यों शो करते हैं आयनिक कंपाउंड ब्रिटल नेचर? तो यही बताओगे क्योंकि अगर हम कभी भी उस पर मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, यानी कि उस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो सिमिलर आयन होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। अब अगर उनके बीच की डिस्टेंस कम हुई यानी कि रिपल्सन बढ़ा, सेम आयन अगर है, अगर उनके बीच उनको एकदम पास ला दिया जाए तो रिपल्सन बढ़ेगा ना, और रिपल्सन बढ़ने की वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे कि अरे यार एकदम हट जाओ, तो बहुत तेज गर्मी लग रहा है, हाँ, नहीं तो मजाक नहीं कर रहे हैं एकदम से, और दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, इतना हरा के जोश में इतना दूर चले जाते हैं कि आयन टूट जाता है। लो मज़ा बहुत कर रहे थे दूर जाने के लिए, चले गए, अब भुगतो। तो वही यही, जैसे हमारे पास ये मान लो एक क्रिस्टल है, ठीक है ना, हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब मान लो हम इस पर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है ना, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किए, तो देखो होगा क्या। पहली बात तो जो हमारा मैकेनिकल फोर्स लगेगा वो एकदम जरूरी नहीं कि वो एकदम ऐसे इसी पॉइंट पे आके लगभग करे,
ठीक है ना। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो हम बना दिए हैं इतना बड़ा बड़ा हौदा ऐसा बनाया है, पर ये होता नहीं है इतना बड़ा, ये तो बहुत छोटे छोटे ना एटम मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, तो अगर मैकेनिकल फोर्स लगा तो मान लो इसी से लग गया, ठीक है, इतने पर हम समझ लेते हैं कि लग गया। अब देखो क्या होगा, ये सब के सब ऐसे पास जाएंगे ना, ये सब के सब नीचे जाएंगे। अब ये सब के सब फोर्स इन पे लगा है, ये सब के सब नीचे जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, ये सब के सब नीचे जाएंगे। देखो ये पॉजिटिव वाला अगर देखा जाए तो इससे के पास जाएगा ना, इसके पास जाएगा, इससे तो वो जो डिसिमिलर आयन है उनसे तो वो पहले से ही टच में है, यानी कि इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लगना है मैक्सिमम वो तो लग ही चुका है, तभी वो टच में है, तभी वो आयनिक कंपाउंड बनाया है, ठीक ना। अब अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सिमिलर आयन के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, यानी कि ये तो बढ़ेगा नहीं, जो डिसिमिलर आयन के बीच का फोर्स है वो तो अब बढ़ना नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा अपना फुल दे चुका है, तभी वो कंपाउंड बनाया है। बढ़ेगा क्या, अब रिपल्सन बढ़ना शुरू होगा। हमने एक चीज़ बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड या केमिकल बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पे रिपल्सन वाला फोर्स और अट्रैक्शन वाला दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड तब बनता है जब अट्रैक्शन वाला ज़्यादा हो, तो पहले तक तो अट्रैक्शन वाला ज़्यादा था इसलिए कंपाउंड ये बना हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, अब रिपल्सन वाला इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अट्रैक्शन वाला अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब एक हेडिंग डालो, लिखो आइसोमॉर्फिज्म, लिखो द कंपाउंड हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर या नेचर लिख लो, सेम क्रिस्टल नेचर इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म, इज नोन एज आइसोमॉर्फ। यानी कि हमने देखा कि द कंपाउंड हैविंग सेम सही कर दिया स्पेलिंग, ध्यान नहीं देते क्या तुम लोग। हैविंग सेम क्रिस्टल नेचर, ठीक है। हैविंग सेम क्रिस्टल नेचर इज नोन एज आइसोमॉर्फ एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। तो देखो आइसोमॉर्फ हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड यानी ऐसे आयनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे। देखो क्रिस्टल नेचर बोला गया है तो जाहिर सी बात है क्रिस्टल नेचर होता किसके पास है, आयनिक कंपाउंड के पास। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, तो अगर हम लोगों ने लिखा है कि द कंपाउंड हैविंग सिमिलर क्रिस्टल नेचर या सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फ। वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फ, ठीक है। यानी कि मान लो दो कंपाउंड, जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए कि KF, क्या है, हमने एग्जाम्पल लिया KF, और एक हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया CaO2, क्या एग्जाम्पल लिया, CaO, ठीक है ना। हमने लिया KF और CaO। तो अब देखो जरा ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के, अगर हम बोलें कि ये दोनों कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, क्या शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म एक फिनोमिना है। तो अगर हम लोग बोलें कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म अगर ये कंपाउंड शो करते हैं, अगर ये दोनों कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं। क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमॉर्फ, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं, यही तो इसका मतलब है ना, ठीक है। तो आइसोमॉर्फ हम लोग किसको बोलेंगे कि ऐसे कंपाउंड जो स्ट्रक्चर में, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिमिलर हो या सेम हो, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोमॉर्फ। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर बाय फॉलोइंग, यानी किसी भी कंपाउंड का सिमिलर स्ट्रक्चर कब हो सकता है, ठीक है, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर होने के पीछे क्या क्या रीजन होंगे। तो उसमें पहला लिखो दे हैविंग
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन, दे हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन। फिर उसके बाद लिखो दे हैविंग सेम जनरल फार्मूला, एंड दे हैविंग सेम जनरल फार्मूला एंड सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, WOC लिखा हूँ तो उसका मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा फुल फॉर्म तुमको मैं ही बता पाऊँगा, जनरल नॉलेज में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सेम जनरल फार्मूला कहने का मतलब है, जैसे देखो KF है, ठीक है, यानी अगर इसका फार्मूला देखें तो कुछ AB टाइप, इस टाइप का है ना, ठीक है ना। यहाँ CaO है तो इसका भी फार्मूला कैसा है, AB टाइप का ही है, उसी टाइप का है। तो ये दोनों सेम टाइप के दिख रहे हैं। अगर मान लो कोई कंपाउंड इस टाइप का हो, A2B, ठीक है, या AB2 इस टाइप का हो तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया ना, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, सेम जनरल फार्मूला का मतलब क्या होगा कि उनका जो फार्मूला है वो एक ही जैसा हो। यानी कि अगर पहले किसी एक कंपाउंड की बात करें, उसमें अगर कैटायन एनायन दोनों 1-1 हैं, कितने हैं 1-1, तो वैसा ही फार्मूला दूसरे वाले का भी होना चाहिए अगर वो आइसोमॉर्फ है तो, ठीक ना। अभी और एग्जांपल से बताते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है, अब इसमें हम लोग ये सारी कैरेक्टरिस्टिक बैठा करके देखते हैं, ठीक है ना, कि आइसोमॉर्फ है कि नहीं है। तो आइसोमॉर्फ होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन को आइसोमॉर्फ बनाएंगी। तो हमने देखा कि ऐसे कंपाउंड जिनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम हो, कौन सेम हो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जरा दोनों में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, काउंट करके देखो एक बार फटाफट से, देखते हैं कैसे काउंट करते हो। सबसे मज़े की बात तो यही है, 25 आ रहा है ना, अच्छा नहीं 20, वाह। काउंट करो, थोड़ा सा वीडियो रोक देते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें कैसे काउंट करना है, एकदम पूरा टोटल 1 से लेकर के 20 तक पहाड़ा, मतलब गिनती मत पढ़ने लगना, ठीक है ना। कहाँ तक काउंट करोगे, सिर्फ आउटर ऑर्बिट का, कहाँ का, सिर्फ आउटर ऑर्बिट का। तो देखो आउटर ऑर्बिट की अगर बात करें तो पोटेशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट में, 1, ठीक है ना। और फ्लोरीन के पास कितना होता है, 7, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। वैसे इसके पास देखें तो होता है 2 और ऑक्सीजन के पास होता है 6, यानी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हुए ना। तो हम लोगों को कौन सा इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, सिर्फ आउटर ऑर्बिट वाला, बाहर वाली सेल का इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ठीक है ना। जो वैलेंस सेल होती है उस सेल का इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो देखो एक जगह इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आया, 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आया, 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों जगह 8 इलेक्ट्रॉन आया ना। यानी कि अब ध्यान से देखो, आइसोमॉर्फिज्म की जो पहली कंडीशन है वो तो इसने फॉलो कर दिया, यानी सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्या सेम नंबर ऑफ़ आयन भी है, तो जाहिर सी बात है सेम नंबर ऑफ़ आयन दिख रहे हैं। यहाँ पर एक आयन है पोटेशियम आयन और एक आयन है ये वाला, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर एक आयन ये वाला और एक आयन ये वाला, यानी यहाँ पर भी हमें 2 आयन ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अगर इनको तोड़ेंगे तो कितने आयन हमें मिलेंगे, 2 ही तो मिलेंगे ना। ध्यान से समझना इस बात को कि अगर हम लोग KF को तोड़ें तो 2 ही आयन मिलेंगे। वैसे ही अगर हम लोग CaO को भी तोड़ें तो यहाँ पर भी हमें 2 आयन ही मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 2 आयन ही मिलेंगे। तो याद रखना है हमको ये बात, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है ना, कि इसने क्या क्या फॉलो कर दिया। इसने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी थे, 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ भी निकले, यानी कि सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के रूल को इसने फॉलो कर दिया। दूसरा इसने क्या फॉलो किया, सेम नंबर ऑफ़ आयन वाले रूल को भी इसने फॉलो कर दिया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं सेम जनरल फार्मूला। तो सेम जनरल फार्मूला अभी बताया, यहाँ ये भी AB टाइप है, ये भी AB टाइप है। सेम जनरल फार्मूला का भी कॉन्सेप्ट इसने फॉलो किया। सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यानी दोनों केसेस में सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बराबर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बराबर है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझते हो कि नहीं, तब कितना ध्यान से सुन रहे हो, बताओ कि नहीं।
देखो जैसे 10th की बात की तो जैसे वहाँ पर ही बताते हैं, वहाँ पर देखो एक फार्मूला पढ़े होगे CaSO4.2H2O, ऐसा पढ़े हो ना। इसी को फिर गर्म करते हैं तो बनाते हैं क्या, CaSO4.12H2O, इसी को गर्म करके बनाते हैं। और यही हाफ H2O वाला तुम्हारे हाथ पे बांध देंगे। अगर तुम्हारा हाथ टूटा, ठीक है ना, इसे एक बार देखना हो तो जाओ कभी बनवाओ, ठीक है। एक लोढ़ी का केस है, एक जानते हो कि नहीं, लोढ़ी हॉस्पिटल का बड़ा मज़ेदार केस है। वहाँ पे हुआ क्या कि अरे उन लोगों को भी थोड़ा पता चले हमारे इधर के बारे में, कितना जागरूक लोग हैं। तो देखो को डॉक्टर था, ठीक है। अब वो चढ़ाता था कि क्या करता था भगवान जाने, हालांकि होश में तो ऐसा कोई करेगा नहीं, चढ़ाया ही रहे, ठीक है। वो किया क्या था कि एक को लड़की थी मुन्नी, ठीक है, छोटी सी बच्ची थी, उसका हाथ टूटा था बायां वाला। उसके मम्मी पापा आए कि डॉक्टर साहब हाथ टूट गया है, ग्रामीण अंचल के लोग हैं भाई। अच्छा देखो यही होता है, अब उनको जानकारी नहीं थी, वो सोचे भाई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पे कितना मतलब विश्वास किया हुआ आदमी, सोचा कि डॉक्टर साहब हैं तो जो करेंगे सही ही करेंगे। तो आए डॉक्टर साहब, मुन्नी का हाथ टूट गया है। डॉक्टर साहब बोले ठीक है अंदर ले आओ। मुन्नी अंदर गई, मुन्नी का टूटा था हाथ बायां वाला, और जब मुन्नी बाहर आई तो प्लास्टर बांधा गया है दाएं वाले में। उसी समय संयोग से सरकारी अस्पताल में रोज़ रिपोर्टर लोग पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो उसी समय संयोग से रिपोर्टर चला गया, ठीक है। उसने मुन्नी के माता पिता से पूछा कि अच्छा इलाज करवाने कैसा इलाज हुआ। मुन्नी के माता पिता बोले ठीक ही इलाज हुआ है डॉक्टर साहब, यही हाथ टूटा था इसमें बांध दिए प्लास्टर। कहा नहीं क्या बोले आप, हाथ टूटा था बांध दिए प्लास्टर? बोले हाँ हाथ टूटा था ये वाला, प्लास्टर बांधे हैं इसमें, पता नहीं ऐसा कैसे किए हैं, डॉक्टर साहब किए तो सही ही किए होंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद कार्रवाई हुआ उन पे डॉक्टर साहब पे कि आप डॉक्टर हैं, आप कुछ तो मतलब समझिए गरिमा को, हाथ टूटा है बायां वाला, बांध दे रहे हैं प्लास्टर दाएं वाले में। मुन्नी का बेचारी फ़ोटो की रिपोर्टरवा तो देखो और गजब के होते हैं, फ़ोटो बेचारी का खींचे थे इसे करवा के, मुन्नी ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाई है। ये वाला हाथ फूला हुआ है, सूजा हुआ है, ये वाले हाथ पे प्लास्टर बंधा है। तो इतने अद्भुत प्रतिभा वाले डॉक्टर भी हैं, ठीक है। तो अगर तुम में से कोई डॉक्टर बनेगा तो ऐसा मत बनना, ठीक है, चढ़ा वढ़ा के मत करना प्लास्टर, ठीक ठाक करना। ये पूरा लिख लिया ना, ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लो, तो ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लो। हाँ पोटेशियम क्लोराइड, हो गया। एक और एग्जांपल बता दें। अरे सर कल सामान का फोन आ रहा है, क्लास में करते हुए वो नहीं आया क्या? नहीं और वो क्यों नहीं आया? आयुष कौन? अरे एक और आयुष, अरे उसका पेट खराब हो गया है सर, कभी से डिस्टर्ब था वो। आगे चल रहा है क्या? इन दोनों में ये तुम्हारा होमवर्क होगा, परसों खा लिया था। ये तुम्हारा होमवर्क होगा, ये करके आना, ठीक है ना। इन दोनों में खोज करके आना, ठीक। आइसोमॉर्फिज्म फाइंड करके आना, ये सारे कैरेक्टर जो इसमें फाइंड किए हो, जो इसमें फाइंड किए हो वही सारे कैरेक्टर इसमें भी फाइंड करके आना। हाँ तो सर बात कर, क्रिस्टलाइजेशन होता है, बता तो दिया। वो जो लिखा, ये जो लिखा हुआ है इसमें जो डॉट करके लिखा हुआ है ना, ये डॉट करके लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात को, वीडियो वाले भी ध्यान देंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर नहीं पता होगा, हालांकि उनको पता होगा शायद, मेरे स्कूल वालों को पता होगा, हमारे स्कूल में केमिस्ट्री बताते हैं। ये इसी का मतलब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर इन दोनों कंपाउंड में देखो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम नहीं है, ध्यान से देखोगे ना, इन दोनों कंपाउंड देखो, यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2 है, कितना है 2 है, यहाँ कितना है आधा। अब आधा की वजह से बड़ा दिक्कत होता है, लड़के कभी कभी सोचते हैं कि कैसे आधा पानी फंसा हुआ है, मतलब H2O में से O आधा निकल गया है, H फंसा हुआ है उसी में बेचारा। बताएंगे कभी इसका क्या दिक्कत है, क्यों हाफ H2O लिखा रहता है, ठीक है। अभी लिख लो बस इतना बहुत है, और कल से हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है ना, एकदम आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। तुम्हारा हाँ टर्म फर्स्ट से पहले तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, टाइम भी दे देंगे तुमको कराने, मतलब रिवीजन का, और रिवीजन हम खुद करा देंगे, ठीक ना। तो टेंशन मत लेना, बस मेरे साथ चलते रहना, जितना बोलता हूँ बस उतना। ऐसे अभी देखो यहाँ तक पढ़ा चुका, तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहाँ तक का पूरा पढ़ कर गया हो, ठीक है। NCERT से लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे आकर पूछ लो, कोई भी लाइन कहीं की भी हो। रेफरेंस बुक से अगर पढ़ रहे हो, वहाँ की भी कोई लाइन नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो,
जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनको कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।